गुड मॉर्निंग बच्चों। और हमारा जो टॉपिक ऑलरेडी चल रहा था लास्ट लेक्चर में, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, उसी के कंटिन्यूशन में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। टॉपिक का नाम है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान्स इन एसक्यूसी। तो एसक्यूसी की बात हो रही थी, तो एसक्यूसी में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। उससे पहले हमने क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के डिफरेंस को समझा था, और आज हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हुए इसमें एसक्यूसी के एडवांटेज और बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूसी इन प्रोडक्शन। तो एसक्यूसी इज वन ऑफ द टूल फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, हैज following main advantage of a 100% inspection। दो दो मेथड होते हैं जनरली आपके इंस्पेक्शन के। या तो हम एक एक प्रोडक्ट को सिंगल सिंगल चेक करें, उसको कहते हैं 100% इंस्पेक्शन। और एक होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, सैम्पलिंग प्लान्स के साथ, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। हल्का ओवरव्यू हमने पढ़ा था उसमें कि कैसे हम सिंगल सैंपल डबल सैंपल लेके उन सैंपल्स के बेस पे तय करते हैं कि हमने अपने लोड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये दो टेक्निक्स हैं मेनली। तो एसक्यूसी को यूज करने के क्या एडवांटेज है मेनली, जो उसको आपको ज्यादा बेनिफिशियल बनाते हैं, वो है सबसे पहला है रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर हम एक एक चीज को 100% इंस्पेक्शन के साथ चेक करने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंस्पेक्टर्स चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उनके ऊपर, उनकी सैलरी के ऊपर। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें रिडक्शन में, वो कॉस्ट में रिडक्शन होती है आपकी एसक्यूसी की हेल्प से। सेकंड, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है वर्कर्स की, इंस्पेक्टर की और आपकी कंपनी की, क्योंकि उसको रेपिटेटिव टास्क नहीं करना पड़ता एक ही तरह का। इसमें हम सिर्फ सैंपल लेते हैं और उसी सैंपल के बेस पे पूरे लोड को जज करते हैं। नेक्स्ट, इजी टू अप्लाई। ये आपका काफी इंटरेस्टिंग मेथड है और अप्लाई करते हुए भी काफी इजीली अप्लाई किया जा सकता है आपका किसी भी आपका प्रोडक्ट साइकिल के ऊपर। नेक्स्ट, एक्यूरेट प्रेडिक्शन। इसके साथ हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने में हेल्प मिलती है एसक्यूसी के साथ। और जब हम सैंपलिंग लेते हैं तो सैंपल के रिजल्ट्स के बेस पे हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि आगे चल के ये लोड कैसा आपका बिहेव करने वाला है जो आपने लोड परचेज किया है। एंड इट कैन बी यूज्ड वेयर इंस्पेक्शन इज नीड्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स। अब बात हो रही है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स टेस्टिंग की दो टेक्निक्स होती हैं टेस्टिंग करने की, एक तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक और एक होती है डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक वो होती है जिसमें हम सैंपल को चेक करते हुए उसके ऊपर फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें चांसेस रहते हैं कि आपका प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है और आपका प्रोडक्ट टेस्ट करते हुए टूट भी सकता है। तो इस केस में जहां पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, हम 100% इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे तो आपके मोर देन 20 to 50% बीच में से ऐसे पीस होंगे जो आपके टेस्टिंग करते हुए ही टूट जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान होगा आपकी कंपनी को। तो हमने क्या करना है, वहां पे सिर्फ एक लोड लेना है, लोड के ऊपर लोड में से कुछ सैंपल लेना है और उस सैंपल के ऊपर ही बस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करनी है। अगर वो उस सैंपल में पास हो जाता है तो आपका लोड पास हो जाएगा, तो इसमें बाकी का सैंपल आपका बच जाता है, वो आपका डैमेज नहीं होता। लास्ट है जो इसका मेन एडवांटेज, वो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स। इससे हमें एडवांस में ही जो फॉल्ट्स आने वाले होते हैं उसको डिटेक्शन करने में हेल्प मिलती है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूसी। और अब जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने फोकस करके पढ़ना है, वो है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होती है?
ये एक तरह की स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है जो हमें हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट को, अपने लोड को एक्सेप्ट करने में और रिजेक्ट करने में, इस डिसीजन पे पहुंचने में कि हमने इस प्रोडक्ट को, सैंपल को रखना है या नहीं रखना है। It is a very common quality control technique used in industry and particularly the military for contracts and procurement. बात वही है कि ये जो टेक्निक है आपकी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ये आपकी मिलिट्री में भी यूज होती है और इंडस्ट्री में भी यूज होती है, चीजों को खरीदने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन अप करने के लिए अपनी कंपनी के लिए दूसरी कंपनियों के साथ। It is usually done as products leave the product factory or in some cases even within the factory. कहाँ पे यूज होता है ये आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मेथड? क्या है कि जैसे आपका प्रोडक्ट फाइनल होके कंपनी को लीव करने के लिए तैयार होता है, जब हम उसको डिस्पैच करने के लिए तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे हम उसकी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग करते हैं। उसमें कुछ लोट्स में से कुछ सैंपल लेकर उनको टेस्ट करते हैं कि जो लोट मार्केट में जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, or in some cases we have to implement acceptance sampling within the factory also. हम फैक्ट्री भी इसको कई बार अंडर जब वेरियस प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उस दौरान भी हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को कई बार यूज करते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि हमारे लोड का क्या क्वालिटी है जो चल रहा है ऑलरेडी। अब ये डायग्राम है, एक डायग्राम के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। द मेन पर्पस होता है जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का, वो ये बताना होता है कि आपका जो लोड है वो एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ सैंपल ओनली। ठीक है, इसमें हम पूरा एक एक आइटम को इंस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ हम ओनली हम एक लोड के कुछ सामान को लेके उसके ऊपर टेस्ट करते हैं और उसी के ऊपर ही अपना डिसीजन लेते हैं कि इसको पास करना है या रिजेक्ट करना है। अब ये मैंने एक डायग्राम लगाया है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। देखिए कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास जो इनकमिंग आ रही है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग की है हमने बाहर से, इनकमिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसके बाद हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, आते ही सामान का इंस्पेक्शन करना है। और इंस्पेक्शन के बाद दो चीजें होंगी कि या तो वो आपका लोड एक्सेप्ट होगा या तो वो लोड रिजेक्ट होगा। जो तो आपका एक्सेप्ट है वो तो यहाँ से सीधा पास होके आउटगोइंग क्वालिटी की तरफ चला जाएगा, बट जो आपका यहाँ पे पास नहीं करेगा सैंपल को, सैंपल टेस्ट को पास नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और वो नीचे इस आपके बिन, वेस्ट बिन में चला जाएगा। और वहां पे हमने क्या करना है, उसका अच्छे से 100% इंस्पेक्शन करके जो भी बीच में से पूरा खराब है उसको निकाल देना है, और जो बाकी का बचा हुआ प्रोडक्ट है जो अभी ठीक है, चल सकता है और जिसकी क्वालिटी अभी अंडर एक डेफिनेट लिमिट के अंदर है, जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पास करने के लिए, उसको हम वापस यहाँ से आउटगोइंग क्वालिटी के अंदर मिक्स कर देते हैं और एक कंबाइन आउटगोइंग मटेरियल का लोड तैयार करके आगे भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। अब इसमें हमें और डिटेल में समझना है कि एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में जो हम इंस्पेक्शन करते हैं, जो इसमें ये इंस्पेक्शन का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, जैसे इनकमिंग मटेरियल अंदर आता है और उसके बाद इंस्पेक्शन होती है, और उस इंस्पेक्शन को हमें किस ढंग से करना होता है। इंस्पेक्शन फॉर एक्सेप्टेंस इज जनरली कैरिड आउट ऑन सैम्पलिंग बेसिस। हमने इंस्पेक्शन को 100% इंस्पेक्शन नहीं करना होता, इसमें ओनली कुछ चीजों को सैंपल लेके टेस्ट करना होता है, और द यूज ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द लोट इज नोन एज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी आपको सभी को। यहाँ से हमने एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के अंदर कुछ चीजों का लोट, एक लोट में से कुछ सैंपलों का ही बस एक सैंपल हो सकता है, 2 सैंपल हो सकते हैं, 3 सैंपल हो सकते हैं, उन्हीं के ही डिसीजन के ऊपर अपने लोड को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। A sample from the inspection load is inspected, and if the number of defective items is more than the stated number known as acceptance number, the whole load is rejected. बात वही है कि जब हम इसमें सैंपलिंग देते हैं तो हम इसमें चेक करते हैं
कि जो इसमें लिमिट है डिफेक्टिव आइटम्स की, अगर वो आपकी मोर देन द स्टेटेड नंबर, एक डेफिनेट हमने नंबर सेट किया हुआ है, मान लो हम 10 चीजों का लोड चेक कर रहे हैं, तो उसमें से हमने तीन का रखा हुआ है, तीन आपके डिफेक्टिव आइटम्स या दो आपकी निकल सकती हैं, अगर दो से क्रॉस होगा तीन पे पहुंचेगी तो हम उस लोड को रिजेक्ट कर देंगे, उस पूरे लोड को दोबारा से चेकिंग के लिए भेजेंगे 100% इंस्पेक्शन के लिए कि इसमें और भी खामियां हो सकती हैं। ठीक है, तो इस ये होता है आपका एक स्टेटेड नंबर कहते हैं जिसको, और इसको हम एक्सेप्टेंस नंबर भी बोलते हैं, और इसको हम इसके बेस पे ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमने लोड को रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। अब बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान, क्या बेनिफिट है? सबसे पहले बेनिफिट ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द 100% इंस्पेक्शन, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता इंस्पेक्शन के ऊपर। सेकंड, ये जो आपका हमने देखा है कि जो अगर एक अच्छे तरीके से भी अगर हम 100% इंस्पेक्शन को इम्प्लॉयड करते हैं किसी प्रोसेस के ऊपर, तो वो भी आपका 100% डिफेक्टिव आइटम्स को अलग नहीं कर सकता आपका, उसमें भी हम मोर देन नियरली 90 अप टू 99% ही डिफेक्टिव आइटम्स को दूर कर सकते हैं, वो भी तब अगर हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेसी से इम्प्लीमेंट करते हैं आपके 100% इंस्पेक्शन को। जनरली इसकी जो परसेंटेज होती है वो 72% तक होती है। जनरली 100% इंस्पेक्शन भी अगर हम एवरेज तरीके से लगाते हैं तो 72% की एफिशिएंसी देता है आपको। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% इंस्पेक्शन भी एक प्योर मेथड है आपके क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, बट स्टिल उसके साथ भी हम 100% अचीव अपनी क्वालिटी को अचीव नहीं कर सकते। बट इसमें क्या होता है, एक जो डिसएडवांटेज हो जाता है कि इंस्पेक्शन की फटीग हो जाती है, जो वर्कर होते हैं और इंस्पेक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं एक एक प्रोडक्ट को बारीकी से चेक करने में, और उसके साथ उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है प्रोडक्शन में। तो उसकी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए एक्सेप्टेंस सैंपलिंग को यूज करना है अपनी फैक्ट्री के अंदर, ताकि उस जो वहां पे एफिशिएंसी डाउन हो रही है वो ना हो, और हमारे जो वर्कर्स का मोराल भी हाई रहे काम करते हुए। थर्ड है आपका बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, इट इज पॉसिबल टू कैरी आउट सैंपल इंस्पेक्शन एट वेरियस स्टेजेस। इकोनॉमी में आपकी कई चीजें आ जाती हैं, ये आपका टाइम सेविंग भी है, आपकी कॉस्ट भी कम है, ये सारा आपका कंबाइनली मिला के इकोनॉमी को, इसको हम जज करते हैं इकोनॉमी में। तो ये आपका 100% सैंपल इंस्पेक्शन से काफी इकोनॉमिकल पड़ता है हमारा। अब हमारे पास कितने प्लान हैं एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के, कितने प्लान है हमारे पास एक्सेप्टेंस सैंपलिंग के टोटल, तो वो हमने किस बेस पे जज करना है कि कितने प्लान बनाने हैं, तो वो मेनली हमने जज करना है, सबसे पहला जो मेन फैक्टर है द साइज ऑफ द लोड, मींस कैपिटल एन। साइज ऑफ द लोड आपको ये बताता है कि जो आपका लोड है उसके अंदर कितने पीसीस का आपने लोड बनाया है। जैसे मान लीजिए हमने 10 पीसीस का एक लोड बनाया है, तो उसमें जो कैपिटल एन है वो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, साइज कितना है, 10 चीजों का है आपका, 10 चीजों से मिलकर आपका एक लोड बना है। सेकंड, द साइज ऑफ द सैंपल इंस्पेक्टेड फ्रॉम द लोड, दैट इज स्मॉल एन। अब कैपिटल एन में से हमने चेकिंग के लिए कितना सैंपल लिया है, वो क्या है, जैसे हमने 10 में से 2 या 3 सैंपल लिए, अगर वो ठीक आ गए तो वो पास है, अगर ठीक नहीं आए तो आपका रिजेक्ट है। तो स्मॉल एन क्या हो गया, 2 और 3। ठीक है, दैट इज द नंबर विच वी हैव टू अंडर डीप इंस्पेक्शन। थर्ड इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अबव विच ए लोड इज रिजेक्टेड। ठीक है जी, अब ये बात हो रही है, ये आपका जो स्मॉल एन है हम इसको थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं। स्मॉल एन जैसे हमने 2 और 3 का है, हम इसको चलो 5 दे सकते हैं। 5 इसलिए दे सकते हैं, उसमें हमें कुछ एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी जिसको हम एक्सेप्टेंस नंबर कहते हैं। उस एक्सेप्टेंस नंबर से अगर वो कम आती है आपकी जो डिफेक्टिव आइटम है, तो हम उस लोड को निकाल देंगे। बट अगर उसमें से एक्सेप्टेंस नंबर से ज्यादा हो जाता है आपका नंबर, एक्सेप्टेंस नंबर कहते हैं हम सी को। सी अगर आपका, मैंने टोटल 5 सैंपल लिए हैं, 5 चीजें ली हैं 10 में से, और अगर 5 में से 3 आपकी डिफेक्टिव निकल जाती हैं, तो आपका लोड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो सी क्या है, आपका एक्सेप्टेंस नंबर है जो ये तय करता है कि हमने अपने लोड को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है। और लास्ट में द नंबर ऑफ सैंपल्स दैट विल बी टेकन, और इन सब चीजों के ऊपर हमने तय करना है कि कितने सैंपल लेने हैं
और उसके बेस पे हम तय करते हैं कि कितने तरह के आपके सैम्पलिंग प्लान्स हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा क्या बेस है इसका सैम्पलिंग प्लान लेने का। और इन्हीं चीजों के बेस पे हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है अपने सैम्पलिंग प्लान्स को। सबसे पहले आपका सिंगल सैम्पलिंग। सिंगल सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हमने इंटरफेरेंस बनानी होती है जिसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है, वो एक टेबल बनता है, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। वो बनता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन सैंपल, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डबल सैम्पलिंग, जो इंटरफेरेंस होता है आपका, जो आपका डिसाइडिंग आपकी मैट्रिक्स होती है, वो बनती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ 2 सैंपल्स। एंड द इन लास्ट थर्ड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में हमें एडिशनल सैंपल लेने पड़ते हैं, 2 से भी ज्यादा, until an in reference can be made। मतलब कि जब तक एक एक्सेप्टेबल मैट्रिक्स नहीं बनती जिसके ऊपर हम जाके डिसीजन ले सके, कंक्लूजन ले सके कि इसको रखना है या नहीं रखना, तब तक हम इसमें सैम्पलिंग करते रहते हैं बार बार सिक्वेंशियल सैम्पलिंग में। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, सिंगल में क्या है, डबल में क्या है और सिक्वेंशियल में क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सैम्पलिंग प्लान की। सिंगल सैम्पलिंग प्लान में क्या आता है आपका, जो भी हमने डिसीजन करना होता है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, वो हमने करना होता है मेड आफ्टर ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम ए बिगर लोड। वो हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही लोड देना है, और वो लोड कहाँ से देना है, जो सबसे बड़ा लोड है आपका। हमने सिर्फ एक ही सैंपल लेना है, सिंगल सैंपल, और वो सिंगल सैंपल हमने सबसे बड़े लोड में से लेना है, क्योंकि जो सबसे बड़ा लोड होगा उसमें वैरायटी सबसे ज्यादा होगी आपकी मटेरियल की, क्वालिटी की। तो वहीं से पता लगेगा कि आपकी क्वालिटी पास करने लायक है या नहीं है। तो हमने एक ही सैंपल लेना है इसमें, और उसी सैंपल के बेस पे ही हमने जज करना है कि अपने सैंपल को हमने एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है। और ये सैंपल बिगर लोड में से लेना है। इंस्पेक्शन इज डन एंड इफ द डिफेक्टिव एक्सीड ए सर्टेन नंबर द लोड इज रिजेक्टेड। सर्टेन नंबर कौन सा है आपका, सर्टेन नंबर है आपका एक्सेप्टेंस नंबर। क्या है कि इंस्पेक्शन के दौरान अगर डिफेक्टिव आइटम्स एक एक्सेप्टेंस नंबर से ज्यादा जाती हैं तो हम लोड को रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज द लोड इज एक्सेप्टेड। When the number of defective is less than the acceptance number, और तब लोड आपका एक्सेप्ट कर दिया जाता है जब डिफेक्टिव आइटम्स आपकी एक्सेप्टेंस नंबर के अंदर हैं या फिर उससे कम है। एक्सेप्टेंस नंबर क्या था, जैसे हमने 5 लिए थे, 5 चीजें ली थी 10 में से, और 5 में से 3 हमने एक्सेप्टेंस नंबर रखा था। तो 3 क्या आपका एक्सेप्टेंस नंबर है, अगर उससे कम है तो वो पास है, अगर 3 को अचीव कर गया या 3 को क्रॉस कर गया तो आपका सैंपल रिजेक्ट है। अब बात करते हैं डबल सैंपलिंग प्लान में। डबल सैंपलिंग प्लान में क्या होता है, इन दिस ए स्मॉल सैंपल इज फर्स्ट ड्रॉन। अब हमने बड़े लोड में से नहीं, हमने एक स्मॉल सैंपल लेना है कहीं से भी, ठीक है। उस सैंपल के बेस पे हमने क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सेप्टेंस नंबर। जो इसमें जो छोटा सैंपल है, स्मॉल सैंपल है, ये हमने बड़े लोड में से ही देना है, क्योंकि जो हमने सिंगल सैंपलिंग प्लान है उसी को फॉलो करते हुए डबल सैंपलिंग प्लान में चलना है। जो छोटा सैंपल है पहले वो बड़े लोड में से देंगे, और उसके बाद अगर उसके अंदर आपको डिफेक्टिव आइटम्स एक्सेप्टेंस नंबर जो कि सी है, हम इसको C1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोड चेक होने हैं। तो जो पहले लोड में से एक्सेप्टेंस नंबर आएगा उसको C1 कहेंगे, और जो सेकंड लोड में से एक्सेप्टेंस नंबर आएगा उसको हम C2 कहेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो आपका अगर डिफेक्टिव आइटम्स एक्सेप्टेंस नंबर C1 से कम है तो आपका लोड वहीं पे एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। बट इन द केस अगर डिफेक्टिव आइटम्स आपकी यहाँ पे C1 से ज्यादा है तो मोर देन एक्सेप्टेंस नंबर C2, हमने एक हायर, ये तो C1 क्या है, 3 से कम वाला, ठीक है, और C2 क्या है, अगर 3 से ज्यादा आ जाए, अगर 3 से ज्यादा आ जाए या 3 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, उसको एक्सेप्टेंस नंबर C2 मानेंगे, और उस वो क्या है, वो ज्यादा है आपका C1 से, तो हमने क्या करना है, अपने लोड को रिजेक्ट करना है उस केस में। इन दिस केस the number in the inspection lies between C2 and C1, then a second sample is drawn। अब बात वही हो रही है कि अगर हमारा एक्सेप्टेंस जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो C1 से ज्यादा आता है एक्सेप्टेंस नंबर, वो C2 से, C1 और C2 के बीच में भी अगर लाई करता है तो हमें उस केस में सेकंड सैंपल लेना पड़ेगा। The entire lot is accepted or rejected on the basis of outcome of second inspection। इसमें हमने डिसीजन जो लेना है फिर सेकंड इंस्पेक्शन के बेस पे देना है, जो आपका C2 आएगा एक्सेप्टेंस नंबर, उसके बेस पे हमने जज करना है कि अब जो आपकी डिफेक्टिव आइटम्स हैं
वो नए एक्सेप्टेंस नंबर के अंदर है या उससे भी ज्यादा है। अगर तो वहां से भी ज्यादा है एक्सेप्टेंस नंबर से, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उससे कम है तो वो हम पास कर देंगे। डबल सैम्पलिंग इसको कहते हैं। अब इसके बाद आती है आपकी सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। दिस इज द लास्ट और मल्टी लेवल सैम्पलिंग प्लान। इसमें क्या होता है, हमने 3 या फिर 3 से ज्यादा सैंपल लेने होते हैं जो डेफिनेट साइज के। और इसमें क्या है, हमने डिसीजन लेना है ऑन द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आफ्टर नंबर ऑफ सैंपल्स। और जो सैंपल है वो कैसे करने हैं हमने, देखिए सबसे पहले हमने स्मॉल n1 आइटम्स का एक स्मॉल सैंपल लेना है। एक सैंपल लेना है जो एज अ सिंगल सैंपलिंग में हमने लिया था। और इसमें कितने नंबर होंगे, स्मॉल n1। स्मॉल n1 मान लीजिए 10 है। 10 चीजों का हमने आपका सैंपल लिया, लोट लिया। देन द लोट इज एक्सेप्टेड इफ देयर आर नो मोर देन C1 डिफेक्टिव्स। 10 में से अगर दो से कम है तो हम, दो भी हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगर ज्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। बट इन द केस अगर ये इफ देयर आर मोर देन R1 डिफेक्टिव्स। अब बात हो रही है डिफेक्टिव आइटम्स की। अब यहाँ पे तीसरी चीज आ गई है आपकी R1। R1 क्या है इसमें, ये देखिए जो जब हम लोड को रिजेक्ट करेंगे इफ देयर आर मोर देन R1 डिफेक्टिव्स। अब बात हो रही है जब हमने डिफेक्टिव आइटम्स के बेस पे रिजेक्ट कर दिया है लोड को। मान लीजिए अगर वो C1 है, C1 हमने एक एक्सेप्टेंस नंबर रखा हुआ है 3। अगर वो उससे ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हमने उस लोड को रिजेक्ट कर दिया है। बट इफ देयर आर मोर देन R1 डिफेक्टिव्स, R1 क्या है, एक हमने बड़ा नंबर रखा हुआ है 3 से ऊपर। जैसे 2 से ऊपर रखा था हमने, 2 से ऊपर हम पास करेंगे या 3 नहीं, तो उसमें हमने एक तीन एक ऐसी संख्या रखी हुई है जिसको हमने R1 का दे दिया है। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। R1 हमने एक नया नंबर सेट कर दिया है। अब अगर वो R1 से भी ज्यादा जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको सेकंड सैंपल में भेजेंगे। ठीक है, सेकंड सैंपल में भेजेंगे। अगर वो सेकंड सैंपल की जो आपकी संख्या होगी, सैंपल्स की जो हमने लोड दिया है उसकी संख्या होगी N2। N2 मतलब वो आपके फिर से नए सैंपल के नंबर है, कितनी चीजें दी हैं हमने सैंपल को टेस्ट करने के लिए। वो फिर से आपकी 10 भी हो सकती हैं या 10 से कम भी हो सकती हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकती हैं। मान लीजिए हमने इस बार 15 दे दी हैं। अब हमने क्या करना है, द लोड इज एक्सेप्टेड इफ देयर आर मोर देन C2 डिफेक्टिव्स। अब 15 दी है तो इसके लिए हमने थोड़ा अपना एक्सेप्टेंस नंबर भी बड़ा रखना है। जो C2 है वो कितना रखेंगे, पहले 2 था तो अब हम 4 रख देंगे। ठीक है जी, अगर उसके अंदर आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आती तो फिर अब हम कंबाइंड सैंपल लेंगे N1 और N2 का। जैसे पहले 10 थे और अब 15 है, 25 का सैंपल इकट्ठा करके उसके बेस पे डिसीजन लेंगे कि अब हमने अपने सैंपल को रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, जो डिसीजन होगा वो कंबाइन होगा, कंबाइन सैंपल में से होगा। और वो कैसे डिसीजन लेना है, आगे की जो मैट्रिक्स है उसमें से आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने सिक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान लेना है। ये मैट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें से आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमने सिक्वेंशियल प्लानिंग में डिसीजन लेना है। देखिए इसमें 5 चीजें लिखी हैं टेबल के अंदर। सबसे पहले सैंपल, सैंपल का कौन सा नंबर चल रहा है, फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ, फिफ्थ। देन सैंपल साइज, सैंपल साइज में आपका क्या है, N1 N2 N3 N4 5। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले 10 का दिया, फिर 15 का, 20 का, 25 का, 30 का। और फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस नंबर आएगा आपका। ठीक है, एक्सेप्टेंस नंबर में क्या आएगा आपका C1 और यहाँ पे रिजेक्शन नंबर है R1। एक्सेप्टेंस नंबर आपका 2 था और रिजेक्शन नंबर 3 था। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखना है। अगर 10 में से यहाँ देखें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 10 ही आएगा। और जो सेकंड सैंपल लेना है उसमें हमने क्या कहा था कि हमने कंबाइन लेना है। हमने N1 और N2 का कंबाइन सैंपल लेना है। और उसमें जो एक्सेप्टेंस नंबर होगा वो हमने बड़ा रखना है। इस बार C1 नहीं रखना, C2 रखना है। अगर C2 बड़ा है तो फिर उस केस में R2 भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 2 3 था तो यहाँ पे 4 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 4 5 एक्सेप्टेंस नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा रिजेक्शन नंबर। अब भी वो पास नहीं होता तो हम तीसरा सैंपल लेते हैं। वो तीसरे सैंपल में हम साइज कितना देंगे, N1 N2 और N3 तीनों का कंबाइन। मान लीजिए अब हो गया आपका 10 जमा 15 किया था तो यहाँ पे तीसरे में 20 है, तो यहाँ पे कितना साइज हो जाएगा, 10 15 20, आपका हो जाएगा ये 45 का साइज हो जाएगा इस बार।
सिमिलरली हमने तब तक ये सैंपल देने हैं जब तक ये 5वें सैंपल तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, मैक्सिमम हमने 5 सैंपल देने हैं सिक्वेंशियल सैंपलिंग के अंदर, और उसमें 5वें सैंपल में जिसमें हम कंबाइन एनालिसिस करेंगे पांचों साइज को कंबाइन लेके, दैट इज N1 N2 N3 N4 N5। ठीक है, उस केस में भी अगर आपका एक्सेप्टेंस लेवल एक्सेप्टेंस नंबर से ज्यादा हो रहा है, दैट इज C5 विच इज वेरी बिग नंबर, तो हम क्या करेंगे, अपने सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे। अगर अभी अब वो उसके अंदर आ गया है रेंज के अंदर, तो हम उसको एक्सेप्ट करके पास कर देंगे। ये हम तब करते हैं इतना इतना ज्यादा एनालिसिस जब आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको निकालना, क्योंकि वो मार्केट डिमांड को मीट कर सकता है आपकी। तो इसलिए हम उसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इस मेथड को हम इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, और इसमें बहुत ही ज्यादा हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स और एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर हमें चाहिए होते हैं इस काम को करने के लिए। तो इसकी कॉस्ट के कारण हम इस मेथड को कोशिश करते हैं कि कम से कम यूज किया जाए। बट ये हमें करना पड़ता है यूज किस केस में, जब कोई स्पेशल प्रोडक्ट हो और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो। तो बच्चों दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।